ओके। सो गुड गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हमने क्या कहाँ तक किया था? लॉ ऑफ सप्लाई तक कर लिया था। उसी के बाद था बेटा, वो इसी का बात है। ठीक है। हाँ, कुछ दिक्कत है तुमको? ठीक है, तुमको किस में दिक्कत है? फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई में दिक्कत है। अरे हाँ भाई हाँ, मत बोल बार बार। फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई में आपको दिक्कत है गोल ऑफ द फर्म में। गोल ऑफ द फर्म आपको समझ में नहीं आया? ठीक है ना, नहीं आया तो जरूरी क्या हर चीज समझ में आए? नहीं आया तो ठीक है, मस्त रहना है, भूल जा इसको। समझाता हूँ, 1 मिनट। पागल वागल है क्या तू? नहीं, तू पागल है क्या? क्या चाहता है क्या तू? नहीं बता, तेरे को अगर पिटना है मेरे से तो वैसे ही बता दे, वैसे ही पीट दूंगा मैं तुझे। तो गोल ऑफ द फर्म कैसे अफेक्ट करता है हमारी सप्लाई को? तो मैंने आपको बताया था, देखो, कोई भी फर्म का दो गोल हो सकता है, दो तरह का टारगेट हो सकता है उसका। ठीक है। पहला, या तो आप चाहोगे कि आपका जो फर्म है, आप जो सप्लायर हो, ठीक है, आप क्या करना चाहोगे? आप अपनी कंपनी का या अपने प्रोडक्ट का सेल्स को बढ़ाना चाहोगे, यानी कि सेल्स मैक्सिमाइजेशन जो है वो क्या रहेगा आपका एक गोल हो सकता है। ठीक है, या तो आप चाहोगे कि आप अपना जो भी फर्म है, प्रोडक्ट है, उसका सेल्स को बढ़ाना चाहोगे, या फिर दूसरा क्या हो सकता है, या आप चाहोगे कि हम क्या करें, हमारी कंपनी का प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। हमारी जो कंपनी है काफी टाइम से अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं कमा रही है, तो हम चाहते हैं कि हम हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने पे ध्यान दें। तो ये दो गोल्स हो सकते हैं किसी भी फर्म के। इसके अलावा तीसरा गोल तो क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता भाई। देखो, मैं या तो अपना सेल्स को बढ़ाना चाहूंगा, सेल्स बढ़ाऊंगा तो ठीक है, मैं वहां पे प्रॉफिट को इग्नोर कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि सेल्स बढ़ाने से होगा मेरा कंज्यूमर बेस बढ़ेगा। एक बार को मेरा प्रोडक्ट अगर ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर तक पहुंच गया तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर को पता चलेगा मेरे प्रोडक्ट के बारे में, एंड अगर उनको मेरा प्रोडक्ट अगर पसंद आया तो ऑब्वियस सी बात है अगली बार खरीदने आएंगे और अगली बार प्रॉफिट कमा लूंगा यार। इस बार नहीं कमाया प्रॉफिट तो कोई बात नहीं, अगली बार कमा लूंगा। और या फिर मैं ऐसा चाह सकता हूँ कि नहीं, मैं तो अभी से क्या करता चलूँ, प्रॉफिट कमाता चलूँ। तो वहां पे मैं वेट करूंगा कि जब प्राइस बढ़ेगा ना तो ही मैं अपना सप्लाई बढ़ाऊं, अदरवाइज तो मेरे को कोई जल्दी नहीं है क्या करने का, सप्लाई करने का। तो अगर आपकी फर्म का गोल है टू मैक्सिमाइज द सेल्स या सेल्स मैक्सिमाइजेशन, जो भी आप जैसा बोले आप इसको, तो बेटा इन दैट केस अगर आपका मोटिव है सेल्स मैक्सिमाइज करना, तो वहां पे आपका सप्लाई जो है वो हमेशा हाई रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? आपका सप्लाई हमेशा हाई रहेगा, यानी आपका सप्लाई हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करना चाहोगे। फिर चाहे उसका प्राइस कुछ भी हो, चाहे प्राइस कम हो ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या करोगे, जो भी उसका एग्जिस्टिंग जो प्राइस चल रहा ना उसी पे ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करने का कोशिश करोगे। बट अगर तुम चाहते हो कि नहीं हमको तो सिर्फ प्रॉफिट कमाने का है, तो वहां पे सप्लाई तभी बढ़ेगा जब प्राइस बढ़ेगा। ठीक है। ठीक है, अगर आपका वो गोल है कि भाई हमको तो प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट के सिवा हमको कुछ दिखता ही नहीं है, हम लोग अंधे हो चुके हैं प्रॉफिट के अंदर तो इस केस में क्या होगा? सप्लाई सिर्फ तभी बढ़ेगा जब प्राइस बढ़ेगा, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस।
एंड प्राइस डिक्रीज हुआ तो सप्लाई भी क्या कर लोगे, डिक्रीज कर लोगे। इस तरह से गोल ऑफ द फर्म भी क्या करता है, आपकी सप्लाई को अफेक्ट करता है। बोलिए। ठीक है, दूसरा क्या था तुम्हारा दिक्कत, सेटेरस पेरिबस। ठीक है बेटा, सेटेरस जो पेरिबस है ना, वो कुछ अलग से नहीं है, मतलब कुछ अलग से आपको सिखा नहीं रहा है, ये बस क्या बोलता है, सेटेरस पेरिबस एक अपन ने नाम दे दिया, किस चीज को नाम दे दिया, कि जो सप्लायर है ना उसका जो मेंटेलिटी है उसको अपन ने एक नाम दे दिया सेटेरस पेरिबस का। मतलब सप्लायर का हमेशा क्या मोटिव रहता है, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए वो क्या करता है, हायर प्राइजेस पे हायर क्वांटिटीज को सप्लाई करता है। एंड लो प्राइजेस पे लो क्वांटिटी सप्लाई करता है। तो ये जो चीज है ना, जो आप डायरेक्ट रिलेशन देखते हो बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, इसी को अपन सेटेरस पेरिबस बोलते हैं, कुछ अलग नहीं है ये। ठीक है, आगे बढ़े यहाँ से। कल वाले कोई भी उसमें क्या बोलते हैं, फैक्टर में कोई डाउट है किसी को कुछ पूछने का? नहीं नहीं, चलो बढ़िया। अच्छा, सप्लाई कर्व कैसा होता है, तो अपन ने बात की थी, सप्लाई कर्व जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्राइस। बिकॉज प्राइस इंक्रीज होता है तो ही क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होता है, इसलिए यहाँ पे इस कर्व कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। ठीक है जी अनुराग जी, हाँ जी, ओके, सब ठीक है, खैरियत सब? परेशान लग रहा है तो थोड़ा आज? नहीं नहीं, आज क्या वैसे ही बोले, मन नहीं लग रहा सर, कुछ बात हो तो बता। ठीक है, तो ऐसा अपना क्या बनता है, सप्लाई कर्व बनता है। ठीक है ऐसा सप्लाई कर्व जो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की सप्लाई को शो करेगा वो इंडिविजुअल सप्लाई है, और एक ऐसा सप्लाई कर्व जो पूरे मार्केट की सप्लाई को शो करता है, मार्केट सप्लाई कर्व कहलाता है। एक अपन एग्जांपल ले लेते हैं इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई का, कि कल अपन एग्जांपल्स नहीं ले पाते। एक क्वांटिटी सप्लाइड, यहाँ पे प्राइस अपन कुछ भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव रिलेशन चल रहा है। तो यहाँ पे आपको जो सप्लाई देखने को मिल रही है वो किसकी मिल रही है, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की सप्लाई आपको देखने को मिल रही है, कि कोई सप्लायर है वो इतना अलग अलग प्राइस पे इतना अलग अलग क्वांटिटी सप्लाई करने को विलिंग है। अब इसी के साथ में अपन मान लें कोई और सप्लायर भी है, उसका भी सप्लाई दे दिया जाए, फिर कोई और सप्लायर भी है उसका सप्लाई दे दिया जाए, तो इन सब सप्लायर्स का जो सम कहलाएगा, सम टोटल, उसको अपन क्या बोलेंगे, मार्केट सप्लाई, सप्लाई ऑफ द मार्केट। ओके, वी कैन से 100 300 420 60 70 130 280 200 कितना 120, हाँ, तो आपका मार्केट सप्लाई हो गया, सम एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल सप्लाईज। यहाँ तक क्या था अपन ने, लॉ ऑफ सप्लाई हमने पढ़ लिया था, बाकी का सारा फैक्टर्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एंड क्या बोलते हैं, एक्सेप्शंस हमको करना है आज। ठीक है, चलिए बात करते हैं एक्सेप्शंस का। एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सेप्शंस का मतलब क्या हुआ, हाँ क्या, जहां जहां लॉ ऑफ सप्लाई यूज नहीं होती है, ऐसा? ओके, तो लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सेप्शंस का मतलब ये होता है बेटा कि जो प्रोडक्ट्स की अपन बात करने वाले हैं, जो कमोडिटीज का अपन बात करने वाले हैं, जो केसेस का अपन बात करने वाले हैं, यहाँ पे आपको क्या नहीं देखने को मिलेगा, पॉजिटिव रिलेशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जो अपन केसेस अभी देखने वाले हैं ना, यहाँ पे क्या नहीं मिलेगा तुमको,
डायरेक्ट रिलेशन या जो पॉजिटिव रिलेशन है वो तुमको देखने को नहीं मिलेगा। नो पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। अब इनवर्स रिलेशन भी हो सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस तो चेंज हो रहा है पर वो चेंज ही नहीं हो रही सप्लाई, ऐसा सब हो सकता है, पर डायरेक्ट रिलेशन तो देखने को नहीं मिलने वाला इन केसेस ऑफ एक्सेप्शंस। तो सर देखते हैं कौन कौन सी जो कमोडिटीज है जिनको एक्सेप्शंस में लिया गया है अनुराग जी, जानना चाहेंगे आप? ओके ये रहा एक्सेप्शंस। पहला है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स देखिएगा, देखो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है ना बच्चों, डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स अपॉन नेचुरल फैक्टर्स। एग्रीकल्चर सेक्टर का जो आउटपुट है या उसका अपन प्रोडक्ट्स का बात करें तो वो सब डिपेंड करता है किसके ऊपर? नेचुरल फैक्टर्स के ऊपर भाई, बारिश के ऊपर, मेनली तो रेनफॉल। हमारे यहाँ इंडिया में हमारे जो जितना भी खेती बाड़ी होता है, जितना भी फार्मिंग वगैरह होता है, वो सब किस पे डिपेंड करता है? नेचुरल रेनफॉल के ऊपर, क्योंकि अपने इंडिया में हर जगह तो रिवर्स वगैरह है नहीं, पानी के सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो हमारे जो फार्मर्स है लार्जली डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? नेचुरल रेनफॉल के ऊपर। अब रेनफॉल बारिश तो किसी के बाप की वो नहीं है, जागीर नहीं है कि जब तुम चाहोगे तब हो जाए, वो अपनी मर्जी से होती है, कभी ज्यादा होती है तो कभी कम होती है, अभी देखो अब तक हो ही नहीं रही, ठीक है? तो वहां पे क्या है, अनसर्टेनिटी बना रहता है। क्यों? यहाँ पे इस केस में क्या होगा, इनका प्राइस कितना ही बढ़ जाए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का प्राइस कितना ही बढ़ जाए, पर समझो जब तक उन उन प्रोडक्ट्स का प्रोडक्टिविटी ही नहीं हुआ है, प्रोडक्शन ही नहीं हुआ है, तो क्या उनकी आप सप्लाई बढ़ा पाओगे? आंसर इज नो। एग्रीकल्चरल आउटपुट, खाने पीने की जो चीजें हमारा, ठीक है, फल सब्जी वगैरह जो भी है, तो उनका प्राइस कितना ही क्यों ना बढ़ जाए, अगर उनका आउटपुट ही नहीं हुआ है, प्रोडक्शन ही नहीं हुआ है, तो क्या हम उनका क्वांटिटी सप्लाई कर पाएंगे? नहीं। तो भले ही उनका प्राइस कितना ही क्यों ना बढ़ जाए, तो जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है आप उसकी सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते हो, आपको उनकी सप्लाई क्या करनी पड़ेगी? मेंटेन करके चलनी पड़ेगी, जितना स्टॉक होगा उतना ही सप्लाई कर पाओगे, ऑब्वियस सी बात है। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के केस में क्या होता है, हमारा लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता है, इवन एट अ हायर प्राइस हमारा क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज तो नहीं होता है। हाँ, ये भी नहीं बोल रहा डिक्रीज होता होगा, हाँ इंक्रीज तो नहीं होता है, इट रिमेन अनचेंज्ड है, हाँ कांस्टेंट रह सकता है ऐसा। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बच्चों डिपेंड्स अपॉन नेचुरल फैक्टर्स जैसे कि आपका लाइक रेनफॉल, कभी फ्लड वगैरह आ जाता है, ज्यादा ही बारिश हो जाती है तो फिर किस फसल को नुकसान होता है, फिर बर्बादी हो जाती है फसल की, कभी सूखा पड़ जाता है, हाँ हाँ, नेचुरल कैलेमिटीज, यस, ड्रॉट, कभी आग लग जाती है खेतों में, एटसेट्रा। तो ये सब कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिनसे क्या होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर का जो आउटपुट है हमारे बस में तो नहीं रहता है, तो इवन दो इनका प्राइस चेंज होगा, इनका क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना? प्राइस बढ़ेगा तो भी आप इनका क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज नहीं कर पाओगे। सही बात है अनुराग जी? जी। कुछ भी ले लो, अभी का ले लो। हाँ, मस्टर्ड ऑयल का ले लो, बिल्कुल। ओके, even though price increases their quantity supplied cannot be increased, ठीक है ऐसा। पहला क्या था, एग्रीकल्चर, भेज दूंगा, ये लिख लेना बाद में आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।
दूसरा, आज का तो शेयर कर दूंगा, कल तो कुछ स्थानीय से शेयर नहीं किया था मैंने। दूसरा आ रहा है मोनोपोली। अब मोनोपोली क्या होता है? क्या बोल रहा है पीछे बैठ के तू? सिंगल सेलर, यानी यहाँ पे एक अकेले पर्सन का पूरे मार्केट के ऊपर कंट्रोल रहता है। तो अभी समझो उसको कितना ही क्यों ना हाई प्राइस मिले उसके प्रोडक्ट का, अब अकेला सेलर है, उसके पास जो रिसोर्सेज होंगे वो तो लिमिटेड होंगे, तो वो चाह कर भी क्या नहीं कर पाएगा, एक लिमिटेड क्वांटिटी से ज्यादा सप्लाई नहीं बढ़ा पाएगा। उसका जो अमाउंट ऑफ क्वांटिटी है वो क्या रहेगा, एक मैक्सिमम एक्सटेंट पे जाके लिमिट हो जाएगा। मतलब उसका हद से हद, एक अकेले इंसान का मैक्सिमम क्वांटिटी कितना हो सकता है, मे बी 1000 यूनिट्स, 5000 यूनिट्स। उस मैक्सिमम लिमिट को वो क्रॉस कर ही नहीं सकता। तो मोनोपोली के केस में भी क्या हो सकता है कि इवन दो प्राइस क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, बट वहां पे भी क्या होगा, आपका क्वांटिटी जो है वो एक लिमिट पे जाके रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी आपको लॉ ऑफ सप्लाई देखने को नहीं मिलेगा, ये भी एक्सेप्शन में आएगा। तो उसका मुझे एक्सप्लेनेशन देने का जरूरत नहीं है, इसमें यही काफी है। तो सिंगल सेलर आप ले सकते हो, हैव लिमिटेड रिसोर्सेस। तो लिमिटेड रिसोर्सेज है तो उसका सप्लाई भी क्या रहेगा, लिमिटेड, इसका सप्लाई रहेगा। ठीक है जी। तीसरा एक्सेप्शन देखते हैं। लेवल ऑफ कंपटीशन। लेवल ऑफ कंपटीशन सर एक्सेप्शंस में कैसे आ रहा है, तो समझना। मान लेते हैं जो कंपटीशन चल रहा है वो चल रहा है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, ये एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे जो सेलर्स होते हैं उनके बीच में कंपटीशन जो रहता है ना बहुत ज़्यादा हाई रहता है। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट माना जाता है जहाँ पे सभी के सभी सेलर्स क्या कर रहे होते हैं, एक सेम प्राइस पे यानी कांस्टेंट प्राइस पे सप्लाई कर रहे होते हैं। मतलब उनका सप्लाई चेंज हो सकता है पर प्राइस चेंज नहीं होता है, वहां पे प्राइस जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है और उनका क्वांटिटी सप्लाइड क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो एट अ सेम प्राइस वो क्या करते रहते हैं, क्वांटिटी सप्लाइड को इंक्रीज, क्वांटिटी सप्लाइड को डिक्रीज करते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई हो रहा है क्या, नहीं। तो इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस जो होता है इट रिमेन्स कांस्टेंट, और प्राइस कांस्टेंट होता है तो भी क्या होता रहता है, क्वांटिटी सप्लाई यहाँ पे चेंज होता रहता है। तो ये भी किस में आता है, एक्सेप्शंस में आता है। एंड एट सेम प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड टेंड्स टू चेंज। ठीक है, आई बात समझ में ये वाली? ठीक है सर। तो ये तो वो आपका तीसरा, लेवल ऑफ कंपटीशन कैसे अफेक्ट करता। देन नेक्स्ट फैक्टर पेरिशेबल गुड्स। हाँ वरदान, पेरिशेबल गुड्स क्या होता है रे बेटा? क्या? जो एक ही बार यूज कर सकते हैं, ओके। पेरिशेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको आप ज्यादा टाइम तक, लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते हो, जो जल्दी खराब हो जाते हैं बेटा। ठीक है, जो जल्दी खराब हो जाते हैं, फल सब्जी, खाने पीने की जितनी भी चीजें, दूध दही मिठाई वगैरह, सारे के सारे पेरिशेबल हैं, खराब हो जाते हैं आफ्टर लाइक कितना 7-8 दिन में। दूध तो कैसा रहता है, उस पर तो 1 दिन का एक्सपायरी डेट लगा रहता है ना। तो ऐसी चीजें क्या कहलाती हैं, पेरिशेबल गुड्स कहलाती हैं, कि इनको अगर आपको कंज्यूम करना है तो इतने एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होता है, उसी में आपको कंज्यूम करना रहेगा, उसके बाद आप इनको कंज्यूम नहीं कर सकते। तो देख सब्जी मंडी गए हो कभी? सुबह सुबह सब्जियां जो होती है ना वो अच्छे अच्छे खासे दाम में बिकती हैं,
शाम होते होते क्या करते हैं वो, फटाफट ऐसे कचरे के सामान, माफिक क्या करते हैं, कम प्राइस पे भी सारा का सारा सब्जी बेच देते। क्यों? उनको अपना स्टॉक क्लियर करना रहता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है बोले इसको रखा तो ये खराब हो जाएगा, सड़ बुड़ा जाएगा, ये इसको नहीं रख सकते। ऐसा ही करते हैं ना। तो सर पेरिशेबल गुड्स के केस में ये होता है। तो पेरिशेबल गुड्स कैसा होता, ये वो चीजें होती है जो सर जल्दी खराब हो जाती हैं, तो इनको हम स्टोर नहीं कर सकते। तो समझो मार्केट में भी प्राइस जो चल रहा है कम चल रहा है, तो वहां मैं वेट नहीं कर सकता कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने वेट किया तो मेरा जितना भी स्टॉक है सब खराब हो जाएगा, नुकसान होगा मुझे। तो वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, कम से कम प्राइस पे भी मुझे मेरा क्वांटिटी सप्लाई करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, साफ साफ लॉ ऑफ सप्लाई का वायलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। तो इसलिए वो किस में आता, एक्सेप्शंस में आता। हो रहा है ना। लॉ ऑफ सप्लाई का वायलेशन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा लॉ ऑफ सप्लाई का वायलेशन, बताओ, रीजन दो। हाँ बताओ। बताओ। एक सेकेंड, क्या नहीं लिखा? हाँ तो एक्सेप्शन में लिखा है ना कि लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता, तो मैंने लिखा ना वायलेशन हो रहा है। वायलेशन मतलब लॉ ऑफ सप्लाई को तोड़ रहा है ना, अप्लाई मतलब फॉलो नहीं कर रहा ना वो। नहीं समझा? नहीं समझा, अच्छा कोई बात नहीं। तो नहीं समझा, नहीं समझा, बोला ना जरूरी हर चीज समझे। नहीं, आगे बढ़, आगे बढ़। देखो, अबे एक्सेप्शन तो समझ में आया ना। एक्सेप्शन अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन क्या पढ़ रहे हैं वो पता है तुझे? हाँ, जहां जहां लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होने वाला। तो मैंने क्या बोला अभी, कि पेरिशेबल गुड्स भी क्या करते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई को वायलेट करते हैं। क्या करते हैं? वायलेट करते हैं। तो तूने बोला नहीं करते। वायलेट करने का मतलब क्या हुआ, कि उसकी पालना नहीं करते, लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो नहीं करते। तो सही तो बोला मैंने, क्या गलत बोला? गलत बोला क्या मैंने? नहीं बोला तो बता, बंदूक लाके मार दे मेरे को, एक काम कर। नहीं, ठीक है। तो पेरिशेबल गुड्स के केस में क्या होता है कि ये वो कमोडिटी से जल्दी खराब हो जाती हैं, तो इनकी क्या नहीं कर सकते, दीज गुड्स कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। Hence, एक सेकंड। अरे यार यहाँ आएगा, प्रोड्यूसर सप्लाइज देम इवन एट अ लो प्राइस। ठीक है। हे भगवान, ठीक है ना। मतलब आपको इनको कम से कम प्राइस में भी क्या करना पड़ता है, फिर सप्लाई करना पड़ता है। ये किस में आते हैं, एक्सेप्शन में आते हैं। लास्ट एक लास्ट एक रह गया एक्सेप्शन अपना। एक सेकंड चेक करते हैं उसको। ये तो हो गए एंटिक्स और आर्टिस्टिक गुड्स। अब इसका एग्जांपल मैं देता हूं तुमको बढ़िया सा, एक सेकंड रुकना है, मैं इसका ज्यादा कुछ देख के आऊं। सब्स्टिट्यूट।
तूने नीचे किसको छेड़ा? नीचे एक लड़की शिकायत कर रही तेरी, मुझे क्या पता। चिल्ला रही है वरदान वरदान वरदान, बोले वरदान ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। हेलो। अरे लाइव स्ट्रीम पे चली गई ये बात, पूरे हिंदुस्तान को पता चल गई ये बात आज। अब की कौन? अच्छा वो पता नहीं, मैंने ऑन नहीं कर रखा था। बाबू गहलोत क्या बता। सानिया स्नेहा। हाँ जी, देखते हैं ना। तो ये अपना ये रहा एक्सेप्शन। आयुष का असर कैसे हो, मैं एकदम बढ़िया। ये लगी, देखिएगा। तो ये एक्सेप्शन था अपना। एक लास्ट वाला रह गया एंटी, इसको डिस्कस करते एक बार जरा, थोड़ा पेन चार्ज हो गया, अपना अपना गलत टाइम पे डिस्चार्ज हो गया। खैर अभी देखो, हाँ वर्बली समझा दूं, बिल्कुल समझा देता हूँ, पर उसमें मैं एक अच्छा सा एग्जांपल देना चाह रहा था, तो इसलिए मैं 2 मिनट वेट कर रहा था, तो मजा नहीं आएगा फिर, है ना, वेट करते उसका। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो क्या है, रीजंस फॉर फॉरवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। तो इससे पहले याद है अपन ने डिमांड में कुछ पढ़ा था, चेंज इन डिमांड कर्व, तो वैसा ही अपन कुछ पढ़ेंगे चेंज इन सप्लाई कर्व। तो सप्लाई कर्व में भी चेंज 2 तरह का होगा, एक तो होगा मूवमेंट, एक होगा शिफ्ट। याद है डिमांड में भी अपन ने ऐसा कुछ पढ़ा था, तो इधर भी वैसा कुछ होगा। सप्लाई में 2 तरह का चेंज आएगा, या तो होगा मूवमेंट या होगा शिफ्ट। ओके, मूवमेंट कब होगा, जब क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आएगा। किस में चेंज आएगा? शिफ्ट कब होगा? व्हेन देयर इज चेंज इन सप्लाई। क्वांटिटी सप्लाइड कब चेंज होगा? व्हेन देयर इज चेंज इन प्राइस। एंड सप्लाई कब चेंज होगा? व्हेन देयर इज चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, मे बी लाइक कौन कौन सा फैक्टर्स? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, गोल ऑफ द फर्म, सेलर्स एक्सपेक्टेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसी, यस, और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट। ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ था। हाँ, तो उनमें से किसी में चेंज आएगा तो सप्लाई में चेंज आएगा, सप्लाई में चेंज आएगा तो सप्लाई में क्या देखने को मिलेगा, सप्लाई कर में क्या देखने को मिलेगा, शिफ्ट देखने को मिलेगा। ओके, प्राइस में चेंज आएगा तो क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आएगा, क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आएगा तो अपन को सप्लाई कर में क्या देखने को मिलेगा, मूवमेंट। ओके, मूवमेंट 2 तरह का था, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन। ओके, एक्सटेंशन में क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाइड विल इंक्रीज। एक्सटेंशन में क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाइड विल इंक्रीज। एंड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाइड विल फॉल। अच्छा, और बात करें अपन उसका शिफ्ट का, तो शिफ्ट भी 2 तरह का होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट और बैकवर्ड शिफ्ट। फॉरवर्ड शिफ्ट कब आएगा, व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस। बैकवर्ड शिफ्ट कभी आएगा, व्हेन सप्लाई डिक्रीजेस। तो सर फॉरवर्ड शिफ्ट यानी सप्लाई इंक्रीज होने के रीजंस क्या हैं, तो वो रीजंस ये रहे। तो रीजंस अभी पढ़ लेते हैं और फिर वो कर्व को अपन बाद में देख लेंगे। रीजंस देख लें पहले कि सप्लाई इंक्रीज होने के क्या क्या रीजंस हैं, यानी कि फॉरवर्ड शिफ्ट के क्या क्या रीजंस हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला रीजन क्या रहा ऊपर, इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स। सही बात है क्या, अपन ने पढ़ा था ना नंबर ऑफ फर्म्स के इसमें डायरेक्ट रिलेशन है। नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ फर्म्स यानी मार्केट में अगर सप्लायर बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है सप्लाई विल इंक्रीज, अकॉर्डिंगली फॉरवर्ड शिफ्ट अपन को देखने को मिलेगा। सही बात है अनुराग जी। ओके, दूसरा क्या रहा, सेल्स मैक्सिमाइजेशन इज द सोल गोल ऑफ द फर्म। अगर फर्म का मेन गोल अकेला जो टारगेट है वो क्या है, सेल्स को बढ़ाना, सेल्स को मैक्सिमाइज करना, चाहे प्राइस कुछ भी हो, पर मेरे को क्या करना है, सेल्स बढ़ाना है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे सप्लाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी, तो फॉरवर्ड शिफ्ट विल कम। देन डिक्रीज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये भी पढ़ा था अपन ने है वरदान, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस डिक्रीज होगा, मतलब अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो फॉरवर्ड शिफ्ट। देन डिक्रीज तो हो गया। देन फोर्थ, यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो सप्लाई बढ़ेगी ना यार, प्रोडक्शन बढ़ेगा ना, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो सप्लाई तो बढ़नी है। एक्सपेक्टेशन ऑफ फॉल इन प्राइस इन नियर फ्यूचर। मैं हूं सप्लायर, मैं आज कोई चीज 500 की बेच रहा हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज से 10-15 दिन बाद क्या होने वाला है, ये जो कमोडिटी में बेच रहा हूं ना इसका प्राइस गिरने वाला है, तब इसका डिमांड कम हो जाएगा, तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, कम प्राइस में बेचना पड़ेगा। तो मैं प्रेजेंट में क्या चाहूंगा कि बोले जितना स्टॉक पड़ा ना सारा का सारा स्टॉक खाली कर दो, तो मैं प्रेजेंट में अपनी सप्लाई को बढ़ा दूंगा, यानी फॉरवर्ड शिफ्ट आ जाएगा। कब आएगा, व्हेन देयर इज एन एक्सपेक्टेशन के फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाला है,
डिक्रीज होने वाला है। देन डिक्रीज इन टैक्स रेट, सरकार ने टैक्स कम कर दिया तो सप्लाई बढ़ सकती है, या सरकार ने हमको सब्सिडी दे दी तो भी सप्लाई बढ़ सकती है, ग्रांट ऑफ सब्सिडी। देन डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस डिक्रीज हो गया, चाय का प्राइस गिर गया, चाय का प्राइस गिर गया तो क्या लगता है, क्या चाय का प्राइस गिर गया तो क्या हो गया होगा, चाय की सप्लाई भी गिर गई होगी। तो जब कॉम्पिटिटर है, मेरा जो सब्स्टिट्यूट है, उसने अपना प्राइस कम कर लिया, तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, मार्केट में बने रहना है, मुझे भी मेरा प्राइस कम करना पड़ेगा। तो अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा। तो फिलहाल को मैं क्या कर लूंगा, अपनी सप्लाई बढ़ा दूंगा, तो सप्लाई विल इंक्रीज, फॉरवर्ड शिफ्ट। एंड द लास्ट वन, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब यहाँ पे भी चाय और बिस्किट का एग्जांपल ले लो, चाय का प्राइस बढ़ गया तो चाय की सप्लाई बढ़ गई, चाय की सप्लाई बढ़ी होगी तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, दैट इज बिस्किट या बिस्कुट, उसका भी डिमांड बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो उसका सप्लाई बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस इंक्रीज हुआ है तो भी सप्लाई बढ़ेगा, और अगर सब्सिट्यूट गुड्स का प्राइस डिक्रीज हुआ है तो भी सप्लाई बढ़ेगा। तो ये कुछ फॉलोइंग रीजन है जो आप याद रख सकते हो, जिनकी वजह से क्या देखने को मिलता है अपन को, फॉरवर्ड शिफ्ट देखने को मिलता है। क्लियर है बात? ओके, नाउ रीजंस फॉर बैकवर्ड शिफ्ट या सप्लाई डिक्रीज क्यों होती है, उसके रीजन। तो ऊपर जितने भी फैक्टर्स पड़े ना, इन सब का क्या कर दो, उल्टा कर दो, हैं, उल्टा कर दो। जहां ऊपर नंबर ऑफ फॉर्म्स इंक्रीज हो रही थी, तो यहाँ नंबर ऑफ फॉर्म्स क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। जहां पहले आपका गोल था सेल्स को मैक्सिमाइज करना, अब आपका गोल क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। जहां पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रहे थे, उनका प्राइस डिक्रीज हो रहा था, तो नाउ अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस इंक्रीज होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रॉफिट कम होगा, अकॉर्डिंगली सप्लाई विल फॉल। देन क्या है, ऑब्सोलीट, हाँ पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, तो भैया आउटपुट कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई भी कम होगा। क्लियर? देन एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन प्राइस, मुझे ऐसा लग रहा है फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ेगा, तो मैं आज अपनी सप्लाई कम कर दूंगा, ब्लैक मार्केटिंग करूंगा, आज स्टॉक होते हुए भी क्या करूंगा, उसका प्राइस बढ़ेगा ना तो बेचूंगा, ये तो होती काला बाजारी। देन अगर सरकार ने टैक्स रेट बढ़ा दिया तो सप्लाई कम होगा, या मुझे सब्सिडी नहीं मिल रही, सरकार ने सब्सिडी विड्रॉ कर ली तो भी सप्लाई कम होगी, सब्सिडी गुड्स का प्राइस इंक्रीज होगा और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस डिक्रीज होगा। तो ये कुछ रीजंस है जिनकी वजह से फॉरवर्ड शिफ्ट और बैकवर्ड शिफ्ट आ सकता है, इन्हें सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब अपन इसको करके थ्रू करके देख लेते हैं। मैं एक मिनट लेके आता हूं अपना पेन, फिर अपन करते हैं इसको। हेलो, चलिए तो एक अपना वो रह गया था एक्सेप्शन कौन सा वाला, एंटीक्स और आर्टिस्टिक गुड्स वाला, चलिए उसकी बात करते हैं।
देखिएगा। क्या? अच्छा। है ना, आई नो दैट। नहीं। और क्या हो सकता है? अच्छा हाँ। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। क्या नहीं बनाया? ट्रीज नहीं बनाया मैंने, अच्छा ओहो। यस यस, आई मिस द डिटेलिंग। कोई बात नहीं। तो ये हो गया बेटा तेरे पेड़। क्या? अभी देखो, तो ये जो पेंटिंग है, ये श्री श्री, एक सेकेंड, दो तीन पंछी भी तो बनाने पड़ेंगे ना। ये पानी में पंछी नहीं, सॉरी, पानी के ऊपर उड़ रहा है वो पंछी, ध्यान देना। है ना। हाँ। तो ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये श्री श्री हिमांशु सिंह मालेवार जी ने बनाई है। एंड ये जो पेंटिंग है ना बच्चों, इसकी खास बात पता है क्या है? ये लिमिटेड है, ऐसी एक ही इकलौती पेंटिंग है जो मैंने आज तक बनाई है, इससे पहले मैंने कभी कोई ऐसी पेंटिंग नहीं बनाई। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका जो सप्लाई है, वैसे मैं इंस्पायर्ड हूँ बाय मजनू भाई। जानते हो ना मजनू भाई को तो? बहुत बढ़िया। तो उन्हीं से सीखी है मैंने। तो ये जो पेंटिंग है बच्चों, ये अपने आप में इकलौती पेंटिंग है। ठीक है, ऐसी कोई पेंटिंग ना पहले कभी बनी है ना बाद में कभी बनेगी। सुंदर लग तो सुंदर रही है यार ये। ठीक है। ये इकलौती ऐसी पेंटिंग है जो आज तक इतिहास, भारत के इतिहास में पहली बार बनी है। अब ऐसी पेंटिंग ना तो कोई बनेगी ना बनी है। तो अब समझो, ये इसका बोली लग रहा है। अब इस पेंटिंग का क्या लग रहा है? बोली लग रहा है। लगा भाई वरदान, बोली लगा। लगा वरदान। जेब खाली का, 5 लाख। बाप रे। 5 लाख एक। हाँ भाई। है कोई? 7 लाख। बाप रे बाप। 7 लाख, हाँ भैया, तुम्हारी तरफ से कुछ आ रहा है क्या? है 10 बिलियन। 10 मिलियन, 1 करोड़। 1 करोड़ एक। 1 करोड़ दो। 10 करोड़, बाप रे। तो अभी देखो, कितना ज्यादा प्राइस है इस कमोडिटी का। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ाओ। पर यहाँ पे क्या मैं इस पेंटिंग का क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ा सकता हूँ क्या? नहीं। तो सेम काम होता है किनके साथ? एंटीक्स और आर्टिस्टिक गुड्स के साथ। ये आर्टिस्टिक गुड्स है यार, समझ रहे हो? ये आर्टिस्ट ने बनाई है, ये आर्टिस्टिक गुड्स है। तो जो एंटीक्स और आर्टिस्टिक गुड्स हैं, जैसे पिकासो की पेंटिंग हो, वो मोनालिसा की जो पेंटिंग है, अब वो चाहे कितने भी हाई वैल्यू में बिके,
क्या हम उनका क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? दे आर लिमिटेड इन नंबर्स। तो उनका जो सप्लाई है ना वो एक लिमिटेड क्वांटिटी तक ही क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। फिर चाहे वो कितने हाई प्राइस में बिके या कितने लो प्राइस में बिके, उनका सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ सकता। तो वो भी क्या कर रहे हैं, लॉ ऑफ सप्लाई का वायलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसलिए भी किस एंटीक्स और आर्टिस्टिक गुड्स भी किस में आते हैं बच्चों, एक्सेप्शंस में आते हैं। तो ये इसका बेहतरीन एग्जांपल जो आपको यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, बहुत ही अच्छी तो लग रही है ये दूर से देखने में। एक मिनट रुको या मैं देखूं जरा दूर से, लेट मी, है ना, बढ़िया लग रही ना, कलर्स कितने अच्छे लिए मैंने, ये देखो, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। चलो, तो ये था आपका एक्सेप्शन। कितना केस करा अपन ने इसमें, 5 केसेस करा। चलिए ये मैं तुमको फाइल भेजूंगा ना, पीडीएफ फाइल, उसमें ये भी आएगा, रख लेना घर पे फ्रेम करवा के। ठीक है, करवा लेना वरदान फ्रेम। ये क्या हुआ यार, फिर से पेन डिस्चार्ज हो गया इतनी जल्दी? नहीं यार अरे यार, ये क्या हुआ पर यार, पेंट देख रहे हो तुम, ये पेन भी यही चाहता था कि पेंटिंग बननी चाहिए बस, इसके आगे। वाह, खैर आपको पता ही है कैसा बनेगा। ठीक है, चेंज इन सप्लाई कर दो तरह से, आपका एक मूवमेंट और एक आपका शिफ्ट। मूवमेंट क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आने की वजह से, शिफ्ट सप्लाई में चेंज आने की वजह से। क्वांटिटी सप्लाई या तो है, क्वांटिटी सप्लाई कब चेंज होगा, जब प्राइस चेंज होगा। एंड सप्लाई कब चेंज होगा, वो हमने रीजन देख लिया। प्राइस इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कर्व। यानी सप्लाई कर्व में मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा। किधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ। एंड प्राइस डिक्रीज हुआ तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो वहां पे सप्लाई कर्व में मूवमेंट किधर होगा, नीचे की तरफ, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सप्लाई कर्व के अंदर शिफ्ट, तो फॉरवर्ड शिफ्ट, सप्लाई कर्व आगे चला जाएगा, राइट में चला जाएगा। किधर चला जाएगा, राइट में। एंड सप्लाई अगर डिक्रीज हुआ है बैकवर्ड शिफ्ट, तो सप्लाई कर्व किधर चला जाएगा, पीछे। ठीक है, लेफ्ट में चला जाएगा। तो ये था आपका थियरी ऑफ सप्लाई वाला पार्ट। पढ़ सकते हो उसको, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई कर्व व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस एंड क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस, क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना, दोनों बढ़ेंगे। एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व, यानी इसमें सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ जाता है। एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कर्व कब होगा, व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज होगा और क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सप्लाई कर्व नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाएगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है वरदान जी? जी सर बहुत सही। बता रहा हूँ, ये तो चले, फिर मजा ही नहीं आएगा ना वो उसके बिना तो यार। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा अपना इसमें वो क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ओके, एक सेकेंड। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई तो छोटा सा ही है, डिमांड की तरह बड़ा नहीं है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में यहाँ पे एक ही चीज पढ़नी है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, वो सब नहीं पढ़ना है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था ना, वैसा ही है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होगा कि प्राइस में, हाँ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में कुछ चेंज आने से हमारे क्वांटिटी सप्लाई में जितना चेंज आता है उसको अपन क्या बोलते, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी का मतलब हम लोग जानते पढ़ के अच्छे से, इसलिए वो सब चीज डिस्कस नहीं करूंगा वापस से। हमको तो बस ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है दिमाग में कि भाई प्राइस में चेंज आया तो प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड में जितना चेंज आता है उसको अपन क्या बोलेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोलेंगे। ठीक है, फॉर्मूला इधर सेम ही रहेगा, इलास्टिसिटी सप्लाई इज इक्वल टू दी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बस क्वांटिटी डिमांडेड की जगह क्या जाएगा, क्वांटिटी सप्लाइड। अच्छा, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन था तो आगे साइन लगता था नेगेटिव का, यहाँ पे कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, तो यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा, प्लस का। और टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी का बात करोगे तो सेम वही है, 5 टाइप्स हैं। ईपी इक्वल्स टू 0 यानी परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई,
मतलब प्राइस चेंज होता रहेगा पर क्वांटिटी सप्लाइड में कोई चेंज नहीं आएगा। उसका कर्व हम कल देख लेंगे, ठीक है ना, मतलब नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। देन आ रहा है ईपी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, मतलब रिलेटिवली इलास्टिक या हाई इलास्टिक या ग्रेटर देन 1 जिसको अपन बोलते हैं, है ना, ग्रेटर देन 1 जिसको अपन बोलते हैं। ग्रेटर देन 1, अच्छा ग्रेटर देन 1 यहाँ नहीं लिया इसने, फोर्थ वाले पॉइंट में लिया ग्रेटर देन 1। इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक वाला की बात कर रहा। तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे सप्लाई का थोड़ा अपना फ्लैट बनेगा और परसेंट मतलब प्राइस में जो चेंज है वो कम आएगा और क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज यहाँ पे ज्यादा आएगा। फिर आता है ईपी इक्वल्स टू 1 यानी यूनिटरी इलास्टिक, जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में आएगा उतना ही परसेंटेज चेंज क्वांटिटी सप्लाइड में आएगा, ठीक है। फिर लेस इलास्टिक या वी कैन से इन इलास्टिक सप्लाई कर, तो वहां पे क्या होगा, प्राइस में चेंज ज्यादा आएगा बट क्वांटिटी सप्लाई में चेंज कम आएगा और सप्लाई का एकदम ऐसा चिपका हुआ सा बनेगा, स्टीप। और हाईली इलास्टिक यानी ग्रेटर देन 1 में फ्लैट बनेगा। और लास्ट बचता है इसका कौन सा, परफेक्टली इलास्टिक यानी ईपी इक्वल्स टू इनफाइनाइट, यानी प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा फिर भी क्वांटिटी सप्लाइड क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। कर्व कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और परफेक्टली इनइलास्टिक में कैसा बनेगा, वर्टिकल, वो सेम बनेगा। ये अच्छा ये कर्व परफेक्टली इनइलास्टिक वर्टिकल कर्व, इनइलास्टिक यानी कि जो अपन बात कर रहे थे लेस इलास्टिक का, तो थोड़ा स्टीप सा बन रहा है। यूनिट इलास्टिक की तो 45 डिग्री पे स्ट्रेट लाइन जाएगी, 45 डिग्री पे स्ट्रेट लाइन के देखो जितना चेंज प्राइस में आ रहा है उतना ही चेंज क्वांटिटी में आ रहा। और यहाँ पे अगर देखोगे लेस इलास्टिक में तो प्राइस में चेंज ज्यादा आ रहा है, क्वांटिटी में चेंज कम आ रहा है, लेस इलास्टिक। और ये अपना परफेक्टली इन इलास्टिक, प्राइस तो चेंज हो रहा है पर क्वांटिटी सप्लाई चेंज ही नहीं हो रहा। फिर हाईली इलास्टिक, ये रहा हाईली इलास्टिक, प्राइस में चेंज कम आ रहा है पर क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज ज्यादा आ रहा है। अब क्वांटिटी सप्लाई में चेंज ज्यादा आ रहा है, कम कहाँ आ रहा है, हाईली इलास्टिक, ठीक है। और लास्ट अपना बचेगा परफेक्टली इलास्टिक यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी कि एट सेम प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है, ठीक है। ये सेम ही है उसकी तरह, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला ध्यान रखने का, फॉर्मूला वही सर, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि वही डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। बट वहां डिमांड में डेल्टा निकाल रहे थे, यहाँ सप्लाई में चेंज निकालोगे। भाई फॉर्मूला क्या था, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू जीरो इंटू पी जीरो अपॉन डेल्टा पी। वो क्या करा अपन ने, पी को मतलब वो क्यू को इधर लिखने की जगह इधर लिख दिया। मल्टीप्लाई में किसी को भी किधर लिखो, आगे पीछे लिखो, बात एक ही रहती है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम ही आता ना। तो इसलिए फॉर्मूला अपन ने इसमें ऐसा लिखा देखने को मिल रहा है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। पी और क्यू जो है वो ओल्ड प्राइस ओल्ड क्वांटिटी यानी P0 Q0 दे रखा है, ठीक है। फॉर्मूला सेम ही है, बस अंतर क्या, यहाँ आगे साइन नेगेटिव का नहीं आएगा, पॉजिटिव क्या आएगा, यस। और इधर भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी। तो 5 ही फैक्टर से ज्यादा नहीं है, डिस्कस कर लेते हैं। पहला होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी समझो कोई ऐसा कमोडिटी जिसका प्राइस बहुत हाई है, वो होती है ना महंगी महंगी कारें नहीं होती, BMW और ऐसी, तो इनकी सप्लाई क्या अनलिमिटेड होती है, लिमिटेड होती है, ये लिमिटेड कार सप्लाई करते हैं सर। तो ऐसी कमोडिटीज जिनका प्राइस लेवल बहुत हाई है तो वो क्या करते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी की सप्लाई करते हैं। तो उनका इलास्टिसिटी कैसा हुआ, इन इलास्टिक, कि प्राइस में चेंज ज्यादा आएगा भी ना तो भी इनकी सप्लाई में कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा। बट ऐसी कमोडिटीज जिनका प्राइस लेवल कम होता, कम भी नहीं मॉडरेट होता, तो उनके प्राइस में चेंज आता तो उनकी सप्लाई में भी क्या आता है, चेंज आता है, तो वो इलास्टिक रहता। एक्सपेक्टेड चेंज इन प्राइस, अगर हम कोई चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ ऐसा ऐसा प्राइस में चेंज आ सकता है, हम पहले से एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, तो जब प्राइस में चेंज आएगा उसकी सप्लाई में कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो वहां पे सप्लाई कैसे रहता है, इन इलास्टिक, ठीक है। देन कंडीशंस रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई आ रहा है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो आ रहा है। मतलब मैं मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाता हूं जिसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत महंगा आता है ना, तो क्या होगा, मेरा सप्लाई ज्यादा रहेगा या कम रहेगा, कम रहेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आ रहा है ना यार, मेरे पास पैसा तो लिमिटेड ही होगा, रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, तो लिमिटेड क्वांटिटी प्रोड्यूस कर पाऊंगा। तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी हाई है तो वहां पे सप्लाई कैसा रहेगा, इन इलास्टिक।
और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो आ रही है तो सप्लाई कैसा रहेगा, इलास्टिक, जब चाहूंगा तब प्रोडक्शन बढ़ा दूंगा। समझ में आ रही है बात? धर्मेंद्र भैया ये चाय बनाते हैं, तो इनकी ये चाय बनाने में, एक चाय बनाने में $100 खर्च होते हैं। कितने डॉलर? तब मुझे बताओ क्या ये इंसान इंसान को मैं बोलूं भैया 50 चाय बनी तो, अरे खर्चा बहुत हो रहा है ना सर, समझ रहे हो? और अगर कोई ऐसी चीज है जिसके प्रोडक्शन में ज्यादा कॉस्ट नहीं लगती है तो अपन आराम से उसकी क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर लो रहेगा, सप्लाई कैसा रहेगा, इलास्टिक। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर हाई रहेगा तो सप्लाई कैसा रहेगा, ठीक है, वो मैं आपको कल लिखवा दूंगा। एक अभी क्या करें, नेचर ऑफ द गुड, क्या कमोडिटी का क्या नेचर है, मतलब नेचर ऑफ द गुड मतलब, जैसे देखो फर्नीचर वगैरह होता है, तो फर्नीचर जो होता है वो लकड़ी से बनता है। वुड जो है ना, वो मतलब उसको बनने में, मतलब लकड़ी को, लकड़ी बनने में बहुत सालों लगते हैं। पेड़ पहले पौधा होता है, पौधे से पेड़ बनता है, तब जाके उसका एक बहुत मजबूत सा एक ट्रंक बनता है, फिर उस पेड़ को काटते हैं तो लकड़ी मिलती है। तो ये क्या है, एक लंबा प्रोसेस है। तो ऐसी चीजों की सप्लाई क्या रहती है, लिमिटेड रहती है, यानी इन इलास्टिक रहती है। ऐसा नहीं है कि डिमांड बहुत सारी तो बहुत सारा पेड़ काट देंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? इनको वापस से प्रोड्यूस होने में क्या लगेगा, फिर टाइम लगेगा ना, इसलिए। एंड टाइम पीरियड यहाँ वही चलेगा, शॉर्ट टाइम पीरियड है तो इन इलास्टिक, लॉन्ग टाइम पीरियड है तो इलास्टिक, जैसा डिमांड में था ना, सेम, बस। ठीक है, तो ये था अपना थियोरी ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जो अपना यहाँ पे खत्म हुआ। तो देखो मैंने कहा था 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है चैप्टर, 4 पार्ट्स खत्म हो गए। ठीक है, डिमांड, इलास्टिसिटी, डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो पार्ट अपन स्टार्ट करेंगे वो है फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन। जो छठा पार्ट मैंने बताया था ना, वो इक्विलिब्रियम वाला बाद में डिस्कस करेंगे, वो तुम्हारे वैसे भी इतना पूछता नहीं है। ये वाला पार्ट अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन। और कोशिश रहेगी कि 2 क्लासेस में ये पार्ट खत्म करके फिर अपना चैप्टर क्या हो जाएगा, फर्स्ट चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा माइक्रो का। सेकंड चैप्टर फिर अपन स्टार्ट करेंगे जो क्या रहेगा, नेशनल इनकम वाला। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अब अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।